कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं। बात करते क्या है, देखो नाम क्या है, कैश फ्लो। कैश का फ्लो, किसी भी कंपनी में हम कैश के फ्लो को चेक करेंगे कि इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है। इनफ्लो मतलब रिसीट, आउटफ्लो मतलब पेमेंट्स। ये हमारे मेजर रिसीट्स कहां से हो रही है और पेमेंट्स कहां हो रही है। अब मैं एक और बात बता दूं, ये खाली कैश की बात नहीं कर रहा। कैश इंप्लाइज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कैश एंड बैंक दोनों की बात कर रहा है। बेसिकली चाहे कैश से पेमेंट हो, कैश से रिसीट हो, बैंक से पेमेंट हो, बैंक से रिसीट हो, सारा इसमें आ जाएगा, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब याद करते हैं हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। बैलेंस शीट हम सबने याद की थी, तो हम उसमें 6 आइटम्स करते थे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या आता था, ठीक है। सो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक इन हैंड, ड्राफ्ट इन हैंड, ये सब चीजें हम लेते थे, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी लेते थे हम, हाँ के ना। तो बस सिमिलरली आपको इसी वे में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब बात कर रहा हूं अगर मैं इनफ्लो ऑफ कैश के कुछ आइटम्स की, तो क्या हो जाएगा, मेरा कैश सेल्स हो जाएंगे। कैश सेल्स किस में आएगा, इनफ्लो में। मेरा बैंक बैलेंस या कैश अमाउंट इंक्रीज हुआ है, यानी इनफ्लो, यानी मेरा कैश पॉजिटिव हुआ, ठीक है। सेकंड और क्या हो सकता है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। मेरी कुछ पुरानी क्रेडिट सेल्स थी, उसके बदले डेटर्स ने मुझे पैसा अब दे दिया, तो उससे पैसा आज आया, तो मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट आज इंपैक्ट होगी, यस और नो, तो हो गया। और क्या हो सकता है, और बताओ, और कहां से मुझे कैश आ सकता है किसी बिजनेस में, जल्दी बताओ। मुझे कोई कमीशन रिसीव हुआ हो, मुझे कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ हो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम, यानी मैं इनडायरेक्ट इनकम्स की बात कर रहा हूं, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो कमीशन हो। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई एम गोइंग टू गेन, द कैश। मेरे पास क्या आ रहा है, कैश ही तो आ रहा है। सो ये सब क्या है, मेरे इनफ्लोज ही तो है। और क्या हो सकता है, कोई प्लीज बता सकता है। सेल ऑफ एसेट्स, देखो एट द एंड ऑफ द डे वो मेरा बिजनेस का पैसा नहीं आया मुझे, बट एसेट बेचने से एट द एंड कैश रिसीव हुआ, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू मेक, द कैश फ्लो स्टेटमेंट। द कैश फ्लो स्टेटमेंट में चाहे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो, सब इसमें आ जाएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिर नॉन करंट एसेट बोल लो, ठीक है। और क्या हो सकता है, प्लीज बता सकते हो। एक किसी कंपनी में मुझे कैश कैसे कैसे रिसीव हो सकता है, एंड कैश इंप्लाइज बैंक एज वेल। कैसे कैसे हो सकता है, मैंने किसी आपसे मैंने लोन मांगा, आपने मुझे पैसा दिया, लोन मेरी लाइबिलिटी है, पर मुझे लाइबिलिटी से क्या मतलब, मेरे पास कैश आ गया, सो लोन्स रिसीव्ड। और क्या हो सकता है, वो अदर इनकम्स में मैंने सब ले लिया, इंटरेस्ट, कमीशन, डिविडेंड, वो सब आ जाएगा इसमें, ये लो। और बताओ, कंपनी के बारे में सोचो, क्या हो सकता है। शेयर इश्यू करने से कैश आता था, आप इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ के आए हो। डिबेंचर्स इश्यू करने से कैश आता था, डिबेंचर्स पढ़ा है आपने। यानी अगर मैं बोलूं कैश रिसीव्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, यस और नो, तो ये क्या है, मेरे आइटम्स ऑफ इनफ्लोस, और ये सब मेरे लिए रेलिवेंट है। सी, इनका बाइफर्केशन होगा डिफरेंट एक्टिविटीज में, हम इसको बाइफर्केट करेंगे एक्टिविटीज में, वो लेटर स्टेजेस पे भी करेंगे, ठीक है। बट अभी हम क्या समझ रहे हैं कि हमारे कंपनी के लिए इनफ्लोज क्या हो सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू आउटफ्लोज, यानी पेमेंट क्या क्या हो सकती है मेरी। पेमेंट्स बता सकते हो, बताओ पेमेंट्स क्या हो सकती है। भव्य मेरे पास इन कंपनी मेरा कैश आउटफ्लो क्या क्या हो सकता है। सिंपल यार, मैंने बोला कैश सेल्स, तो मेरी परचेजेस हो सकती है, परचेजेस। और क्या हो सकता है, लोन रीपे। जब ये सारे आइटम्स उठा लो, जो कैश तुम्हें रिसीव हो रहा था, अब उसकी पेमेंट्स कर रहे हो आप, लोन रीपे कर दिया आपने। कैश पेड टू क्रेडिटर्स। और क्या हो सकता है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट हो सकता है। जब मैंने कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट लिया, सो मैंने उसको खरीदा भी होगा, खरीदा होगा तो कैश गया होगा। सो कैश पेड ऑन परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट बोल दूं। सो नाउ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि यार मेरे इनफ्लोज क्या हो सकते हैं, आउटफ्लोज क्या हो सकते हैं। बस इन इनफ्लोज और आउटफ्लोज को मैंने कुछ एक्टिविटीज में बांटना है, एंड हमारी कैश फ्लो में कैटेगरीज बनाई हुई हैं, 3 एक्टिविटीज बनाई हुई हैं। सो आइए लिखते हैं मीनिंग ऑफ कैश फ्लो। सो व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो। सो कैश फ्लो इज नथिंग बट a statement that shows inflows and outflows of cash and cash equivalent ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में हम चेक कर रहे हैं कि हमारा कैश कहां कहां से आ रहा है और कहां कहां जा रहा है। अकाउंटिंग पीरियड,
ठीक है। अब फ्रॉम बेसिकली ये जो हमने ऊपर मल्टीपल आइटम्स देखे उनको कैटेगरीज में बांटा और कैटेगरीज को हमने बोला एक्टिविटी, और वो एक्टिविटीज है हमारी 3। सो फर्स्ट एक्टिविटी हो जाती है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकेंड हो जाती है मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड थर्ड हो जाती है मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन सी एक्टिविटी क्या है। नोट करो यार, एक बात बताओ, आप ही डिसाइड करने वाले हो। मैंने आपके सामने कुछ इनफ्लोज और आउटफ्लोज लिखे थे। मेरा बिजनेस है और बिजनेस है मेरे शूज, आई एम अ शू मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मैंने उसके लिए रॉ मटेरियल परचेज किया, लेदर, कैश में परचेज किया, तो वो मेरा कैश इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो आपने डिसाइड कर लिया, इट्स आउटफ्लो। नाउ वी नीड टू कैटेगराइज इनटू दीज एक्टिविटीज। सो मेरा कैश परचेज इन तीनों एक्टिविटीज में से किस में फॉल करना चाहिए? एक मिनट सुन लो। ऑपरेशंस में, इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में। ऑपरेशन आपको वर्ड से समझ आ रहा है ऑपरेशन क्या है? पहले मैं आपको समझा देता हूं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग क्या है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वो आइटम्स जाएंगे जहां मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा फॉर हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझ आ गई। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटीज है जहां पे मैंने अपनी कंपनी के लिए पैसा रेज किया होगा, फाइनेंस रेज किया होगा। वो कहां से हो सकता है? चाहे मैंने लोन लिया हो, चाहे मैंने शेयर इश्यू किए हो, चाहे मैंने डिबेंचर्स इश्यू किए हो। शेयर्स में चाहे इक्विटी शेयर्स हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो। सो नाउ वी डू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मेरे पास क्या क्या आ रहा है? मेरे ऑपरेशन से रिलेटेड इनफ्लोज एज वेल एज आउटफ्लोज। इन्वेस्टिंग में मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे इन्वेस्टमेंट से लेके रिलेटेड इनफ्लोज और आउटफ्लोज। इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है? मेरा फिक्स्ड एसेट परचेज करना इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? मेरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को परचेज करना मेरा इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? अब परचेज करना आउटफ्लो, उसको सेल करना इनफ्लो। दोनों कहां चले गए? इन्वेस्टिंग में। मेरे इश्यू करना शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी है या नहीं है? इश्यू किया तो इनफ्लो आया, अब मैंने अपने शेयर्स को बाय बैक कर लिया तो आउटफ्लो हो जाएगा। मैंने अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर लिया तो आउटफ्लो हो जाएगा। सो ये एक्टिविटीज क्या बन गई मेरी? फाइनेंसिंग। रिडीम किया तो आउटफ्लो, और अगर इश्यू किया तो क्या बन गया? इनफ्लो। तो आपको ये तीनों एक्टिविटीज थोड़ा सा समझ आ गया है क्या? हाँ या ना? तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का? ये लास्ट थियोरेटिकल पॉइंट समझा रहा हूं, इसके बाद हम अपने लर्निंग पर्सपेक्टिव पे आ जाएंगे कैश फ्लो बनती कैसे। सो मे आई नो व्हाई अ कंपनी इज मेकिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी तक आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, ये आपके वाइवा में क्वेश्चन आ सकता है। जब आपका एक्सटर्नल आएगा ना इस बार, तो अब एक वाइवा क्वेश्चन देता हूं आपको। अभी तक आपने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड करते थे? ट्रेडिंग अकाउंट आप लेते थे, 11th में पढ़ के आए हो। पीएनएल अकाउंट लेते थे, एंड थर्ड बैलेंस शीट लेते थे, हाँ या ना? ये रहा फोर्थ आइटम फॉर ए कंपनी। कंपनी का अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हो या रिक्वायरमेंट की बात आई तो कैश फ्लो इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल। ये भी क्या है? मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है फॉर एनी कॉर्पोरेट एंटिटी। आई बात समझ में? पक्का? So now, please help me with the objectives why a company is making कैश फ्लो स्टेटमेंट। बता सकता है? कोई बता सकता है? बेसिक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बता दो। कैश फ्लो को पता करने के लिए कितना हो रहा है नहीं हो रहा है, बेसिक आपने बोल दिया। एक बात तो मैंने कैश फ्लो बनाना है तो मैंने फिर इसको 3 एक्टिविटीज में क्यों डिवाइड किया? मैं एक स्टेटमेंट लेता जहां पे सारे इनफ्लो ले लेता और आउटफ्लो ले लेता, फिर कंपेयर कर लेता कितना कैश फ्लो है कितना आउटफ्लो है। यस अब एक बात बताओ, कंपनी के ओनर्स और मैनेजमेंट अलग है, प्लस इन्वेस्टर्स अलग है। यानी आप एक वर्ड पढ़ते हो जिसे क्या बोलते हैं हम? स्टेक होल्डर्स। तो एक कंपनी के स्टेक होल्डर्स क्या क्या कौन कौन हो सकते हैं? ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंक, ये सब हो सकते हैं, हाँ या ना? तो मुझे सबको प्रूव करना है ना। एट द एंड ऑफ द डे जियो या मैं रिलायंस की बात कर रहा हूं या मैं अदानी ग्रुप की बात कर रहा हूं, क्या गौतम अदानी ने अदानी बना दिया? नहीं, दैट अदानी कॉर्पोरेशन इज बैक्ड बाय मेनी ऑफ द इन्वेस्टर्स। यस और नो? तो उसको भी तो इंफॉर्मेशन चाहिए कि यार मेरे को पता चल रहा है कि भैया मेरा ये वाला बिजनेस ऑपरेशन में तो इनफ्लो ला ही नहीं पा रहा, अदर एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करके बैठा है, वहां से रिटर्न आ रही है, एक्चुअल इनकम तो वहां से हो रही है। तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया ऑपरेशंस पे। यस और नो? अब दूसरा, मेरा ऑपरेशन से तो पैसा बहुत आ गया पर मेरा अबंडेंस कैश अवेलेबल है, मैं इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा। तो इन्वेस्टर क्वेश्चन पूछ सकता है, भाई साहब तुम पैसे इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे? बैंक में 3% पे, सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में खाली पैसा क्यों छोड़ा हुआ है आपका? हमने अगर 1 साल का स्टेटमेंट निकाला तो आपके अबंडेंस ऑफ कैश पड़ा हुआ है, आपने इसको इन्वेस्ट क्यों नहीं किया? आपने साइड इनकम्स के बारे में क्यों नहीं सोचा? चलो आपका ना ऑपरेशंस काम कर रहे हैं ना आप कुछ कर रहे, फिर भी आप डिवेंचर इशू करके बैठे हो या शेयर इशू की प्लानिंग कर रहे हो। सो बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए इसको कैटेगराइज करके हम इनफ्लो और आउटफ्लो चेक करते हैं। लिखेंगे हेडिंग ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, नहीं करा, टू असरटेन द सोर्सेस
सोर्सेज रिसीट्स की बात कर रहा हूं मैं, ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो नाउ सी यार, एट द एंड ऑफ द डे आपको 80 नंबर का एक पेपर नहीं देना, अभी आने वाले 2 महीने में आपको वाइवा देना है। और द बेस्ट पार्ट इज इस बार सबसे पहला एग्जाम अकाउंट्स का है एंड आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ राइट नाउ। आज तक नहीं हुआ पहला, मतलब अगर मैथ्स बीएसटी को और अकाउंट्स में चेक करूं तो पहला हुआ है ना। वैसे ओवरऑल तो शायद आपका किसका है, फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप 17 एंटरप्रेन्योरशिप 24 फेब को पहली बार अकाउंटेंसी फेब में आया है, मतलब बेस्ट। वो प्रॉब्लम नहीं है, पता क्या होता है, हमेशा अगर लास्ट 4-5 इयर्स का ट्रेंड उठाऊं तो हमेशा 25 मार्च के बाद हुआ है और पेपर स्टार्ट हो जाते हैं 15 फेब से। तो 15 फेब से लेकर 25 मार्च तक बच्चा अकाउंट्स ही नहीं उठाता, इस वजह से मार्क्स नहीं आते। इस बार पहला हुआ, काम खत्म, बढ़िया। और इस बार पेपर भी अच्छा आने वाला है। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, टू असर्टेन द सोर्सेज, किसका, रिसीट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम, अच्छा मतलब इजी होता है फ्रॉम, ओ इजी क्यों, क्योंकि आप फ्रेश पढ़ के जा रहे हो तो आपको सब आता होगा। फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अलग अलग से हर एक्टिविटी से रिसीट्स को चेक करना मेरा पहला मोटिव। सेकंड क्या हो जाएगा, टू असर्टेन द सोर्सेज ऑफ पेमेंट्स। तो सेकंड सिमिलर हो जाएगा, मैं पूरा नहीं लिखना चाहता, यहां लिख देता हूं, सोर्सेज पेमेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वही हो जाएंगे। और क्या हो सकता है, क्या चेंज हुआ है मेरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तीसरा, टू असर्टेन द चेंज, या नेट चेंज बोल सकते हो, टोटल ओवरऑल चेंज क्या आया है, किसी एक्टिविटी में पॉजिटिव रहा, किसी में नेगेटिव रहा, नेट कंबाइन चेंज मेरे कैश में क्या हुआ, लास्ट ईयर से इस साल इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। 2 साल के कंपैरिजन से निकालते हैं हम लोग, लास्ट ईयर से कंपेयर करके इस साल का हम देखते हैं कि पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है। हो सकता है लास्ट ईयर तीनों एक्टिविटीज में मिला के मेरे को 5 करोड़ का कैश पड़ा और इस बार हो गया 3, तो नेट चेंज क्या है, -2, और हो गया 7, तो नेट चेंज क्या है, +2। आई बात समझे, +2 CR। आई बात समझे, तो नेट चेंज देखते हैं, नेट चेंज ऑफ या नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू हाईलाइट द मेजर एक्टिविटीज दैट हैव प्रोवाइडेड कैश। कौन कौन सी वो एक्टिविटीज है जिसने एक्चुअली में हमें कैश प्रोवाइड किया है, या फिर एंड दैट हैव यूज्ड कैश, किसने ज्यादा यूज किया है। ठीक है, ये हमारे 4 दैट हैव प्रोवाइडेड कैश। ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज है, हो सकता है ऑपरेशन से मुझे पॉजिटिव कैश मिला हो, पर मैंने इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दिया तो इन्वेस्टिंग मेरा नेगेटिव हो गया हो। ठीक है, तो वहां पे कैश यूज हुआ, तो हम एक्टिविटी वाइज चेक करने वाले हैं कि हमें नेट गेन हुआ है नेट चेंज में या नेट लॉस है। नेट लॉस एज इन नेगेटिव हुआ है कैश, लॉस एज इन लॉस नहीं, नेगेटिव कैश। चलिए आइए, लेट्स बिगिन द बेस्ट पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए ध्यान से सुनेंगे अब, हाँ प्लीज अब शांत, नेक्स्ट 25 मिनट्स मुझे दे दो। आज मैं आपको लर्न करा के भेजूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड द टफेस्ट पार्ट। और आपको मैं बताता हूं, पिछले 3 अटेम्प्ट में से 2 अटेम्प्ट में खाली ऑपरेटिंग आया है 6 नंबर में। ठीक है, खाली ऑपरेटिंग, और सबसे बड़ा और सबसे टिपिकल लगता है बच्चों को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो प्लीज सबसे पहले मैं आज आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को याद करवा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है मेरा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, फॉर्मेट रहता है, आप 2 मतलब ईयर वाइज नहीं बनाते, बट आप 2 कॉलम्स बना लेते हो जहां पे आपको अमाउंट्स के लिए चाहिए होता है। तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं आपके लिए, ये देखो सिंपल। अब देखो ध्यान से समझना, सबसे पहला आइटम जो ऑपरेशन का जाता है वो क्या है मेरा, प्रॉफिट। अब सी लॉजिकल चलते हैं, रटने वाली बात ही नहीं करते। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, अब आपका P&L बन गया और आपके पास प्रॉफिट या लॉस कुछ भी आ गया, तो मैंने पहला आइटम उठाया यहां पे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, EOI। इसको मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट में, ये हमेशा वर्किंग नोट में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब ये है क्या, देखना सुनना यार। अब जब मुझे प्रॉफिट मिला, तो प्रॉफिट जब आप 11th में चलो, 12th को एक बार के लिए भूल जाते हैं। 11th में जब आप बनाते थे ग्रॉस प्रॉफिट आता था, ग्रॉस प्रॉफिट को वापस ब्रॉट डाउन करके आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करते थे। तो हमारे ओवरऑल एक्सपेंसेस होते क्या थे, मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल होते थे। ऑपरेशनल कौन कौन से, जैसे सैलरीज हो गई, इंटरेस्ट दे दिया। नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस का कोई एक एग्जांपल बताओगे, बताओ गोपांश। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब डालते थे डेबिट साइड ऑफ P&L में, पर वो क्या था, क्या मेरा ऑपरेशनल का एक्सपेंस है,
नहीं ना। तो अब बहुत सारे, अब ये मेरा नेट प्रॉफिट पीएनएल में दिखता है, उसमें तो सारे एक्सपेंस चले गए। तो ये जो प्रॉफिट आता है, दिस इज नॉट एन एडजस्टेड प्रॉफिट, इसे एडजस्ट करना है हमें और सिर्फ उसको ऑपरेशनल एक्टिविटी में लेके आना है। तो पहला आइटम क्या हो गया मेरा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है, इन कैसे निकालते हैं ये थोड़ी देर में देखते हैं। पहला आइटम हो गया। अब ध्यान से सुनना, अब आपको यहां पे करनी है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। पीएनएल जब आपने बनाया, हाइपोथेटिकली अगर मैं बात करता हूं, तो उसमें नॉन कैश एक्सपेंस भी गए होंगे, जैसे डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या कोई कैश का एक्सपेंस है? नहीं, पर हम उसको वियर एंड टियर की वजह से नेट प्रॉफिट में डेबिट साइड में लिखा दिखाते हैं। अगर मैं कंपनीज में आता हूं, कंपनीज का पीएनएल हमने किया, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन डालते हैं, तो बेसिकली दैट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस माय प्रॉफिट। है तो नॉन कैश एक्सपेंस, तो हम क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमें एडजस्टमेंट डालनी पड़ेगी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम की। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, अब वो क्या क्या हो सकते हैं वो समझना। ये एक्सक्लूसिव लिस्ट है जो मैंने आपको दी हुई है, ठीक है, ध्यान से समझना प्लीज। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एडजस्टमेंट। तो अब कुछ आइटम्स आपको ऐड बैक करने पड़ेंगे, कुछ लेस करने पड़ेंगे। तो आइटम्स टू बी एडेड मैं यहां दिखा रहा हूं आपको, आइटम्स टू बी एडेड बैक। इस आइटम्स को मैंने 6 में आपको के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ओनली 6 आइटम्स, ए बी सी डी ई और एफ। बुक्स में आपको और सारी चीजें मिल जाएंगी। आपके 6 आइटम्स अगर आपको याद है तो आपको सब आइटम्स आपने कवर कर लिए। ध्यान से सुनना, पहला डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब मैं आपसे रीजंस के साथ काम करूंगा, रीजन के साथ। मैंने डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को वापस ऐड बैक किया है अपने प्रॉफिट में। रीजन बताओ क्यों किया होगा? बेटा मैं क्या बना रहा हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो मेरा नेट प्रॉफिट आया था उसमें ये लेस होके आया हुआ होगा, और ये मेरा नॉन कैश आइटम है, तो मुझे नॉन कैश वाले को वापस ऐड करना पड़ेगा। यस और नो? इसलिए मैंने ऐड कर, पहला आइटम मिल गया आपको। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कैश क्रेडिट, ओडी, ये सब मैंने ऐड किए। रीजन बताओ। सारे टाइप का इंटरेस्ट मैंने वापस ऐड कर दिया। बता सकते हो क्यों? दिमाग लगाना, दिमाग। हम बना क्या रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए बना रहे हैं। ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। क्यों? अब देखो मैंने इंटरेस्ट पे किया, मैंने, ध्यान से सुनो, सबका ध्यान, सामने लिखना बंद कर दो 2 मिनट के लिए। मैंने इंटरेस्ट पे किया, इसका मतलब मैंने मार्केट से पैसा उठाया होगा, और पैसा उठाया तो यानी फाइनेंस लिया, तो कौन सी एक्टिविटी हो गई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं बनेगा। इसलिए मैंने वो सारे इंटरेस्ट जिसकी वजह से एट द एंड मेरी कंपनी में पैसा आया, फंड्स आए, फाइनेंस आया, वो तो फाइनेंसिंग का पार्ट है, ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं बना, इसलिए मैंने उसको ऑपरेटिंग में वापस ऐड बैक कर दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलो। थर्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये तो आप सब जानते हो, ये तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो पहले 3 आइटम में कोई दिक्कत हो तो बताओ, हाँ या ना? पक्का? नेक्स्ट, फोर्थ आइटम, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप सब बनाते हो, बनाया आपने? क्या होती है ये प्रोविजन? कौन सी प्रोविजन है ये? जो मुझे लगता है कि मेरे डेटर्स मुझे पैसा नहीं देंगे, उसके लिए आपने एक प्रोविजन क्रिएट की। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोविजन और रिजर्व? अंडर रिजर्व में क्या डिफरेंस आता है, प्लीज बताओ। रिजर्व मैं जनरल आइटम्स के लिए बनाता हूं, यानी अननोन लायबिलिटीज के लिए क्रिएट करता हूं। प्रोविजंस मैं नॉन लायबिलिटी के लिए क्रिएट करता हूं। यहां पे मुझे पता है कि एटलीस्ट हो सकता है 1 करोड़ का डेटर मुझे पेमेंट ना दे आउट ऑफ 10 करोड़। 10% की प्रोविजन बना दी मैंने, पर क्या मेरा कैश आया या गया इससे कुछ? तो नॉन कैश आइटम हो गया। तो उसमें अगर मेरी प्रोविजन इंक्रीज हुई, पिछले साल मेरी 1 करोड़ की प्रोविजन थी, इस साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए की होगी, यानी मैंने 20 लाख से इंक्रीज करी, तो प्रोविजन को मैंने नेट प्रॉफिट से लेस कर रखा होगा। प्रोविजन में नेट प्रॉफिट में दिखाता हूं, याद करो अपना पीएनएल 11th वाला। पीएनएल से लेस करके मेरा प्रॉफिट जब आता है नेट प्रॉफिट, तो उसमें प्रोविजन डेबिट हो रखी होती है, यानी प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। वापस ऐड कर रहा हूं क्योंकि नॉन कैश आइटम है। लॉजिक समझ आ रहा है? कैच करना है आपको, लर्न अभी हो जाएगा, लॉजिक पहले पता होना चाहिए। फोर्थ आइटम में कोई प्रॉब्लम? उसके बाद मैंने कोई शेयर इशू की है, शेयर इशू एक्सपेंस, उसके लिए कुछ एक्सपेंस हो गया, या जिसे मैं बोलता हूं, और मैं बोल सकता हूं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, या डिस्काउंट दिया मैंने, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर डिस्काउंट पे भी इश्यू करते थे ना आप लोग। ये आइटम का बताओ क्यों मैंने वापस ऐड बैक किया होगा? अगर मैंने कुछ भी खर्चा किया इश्यू करते टाइम शेयर्स या डिबेंचर्स पे डिस्काउंट दिया, वो मेरा है तो यार फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसलिए मैंने ऐड बैक कर दिया। एंड लास्ट, अंडर राइटिंग कमीशन। बताओ अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है? याद करो, इश्यू ऑफ शेयर टू द अंडर राइटर करके आए हो आप। अंडर राइटर कौन होता है? मेरा जो मेरे मिनिमम शेयर सब्सक्रिप्शन की गारंटी देता है मुझे, उसको मैं कमीशन देता हूं।
तो मिनिमम शेयर गारंटीज का मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया, तो फिर से यहां से चला गया। तो ये 6 आइटम मैंने क्या क्या लिए, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एवरी टाइप ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बोल सकते हो साथ साथ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंक्रीज इन शेयर इश्यू एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस यानी प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ, एंड लास्ट, अब यहां पे पंजाबी किस किस को समझ आती है, समझ थोड़ी थोड़ी आती हो, अगर कुछ बोलूंगा तो समझ आ जाएगा। हाँ यार मैंने तुम्हें दिल दे दिया, इसको मैं पंजाबी में बोलना चाहूंगा, कैसे बोलूंगा, दिल दिया सी, मेरा दिल, ठीक है, दिया मत के लिए मैंने डी ले लिया, DSC, दिया सी। 6 आइटम है हमारे, कौन कौन से, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एवरी टाइप ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद बोलते जाओ साथ साथ, लॉस ऑन सेल ऑफ, उसके बाद इंक्रीज इन प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट, उसके बाद शेयर इश्यू एक्सपेंस एंड अंडरराइटिंग कमीशन। 6 तो आइटम है, 6 आइटम को आपको एड बैक करना है, किसमें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में। यहां तो कोई प्रॉब्लम, एक बार याद कर लो, देख लो कहीं कमी आ रही हो, दिमाग कम चल रहा हो। दिल DSC, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, तो छोड़ दो उसको, अभी के लिए बस आपका फोकस होना चाहिए कि क्या फॉर्मेट में ऑपरेटिंग आ रहा है, बस चले आगे, हो गया। दिल DSC, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एवरी टाइप ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, शेयर इश्यू एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, एंड लास्ट अंडरराइटिंग कमीशन। आता कोई प्रॉब्लम? अब कुछ आइटम्स आपने ऐड किए तो कुछ लेस भी करने पड़ेंगे, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो याद करना है हमें, आइटम्स टू बी डिडक्टेड। क्या क्या डिडक्ट करने पड़ सकते हैं आइटम, सिंपल, I, D और R, ये तो हम पहले भी सुन चुके हैं वर्ड्स, कहां पढ़ा था, IDR, बैलेंस शीट याद करते टाइम किया था, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, ये मैंने लेस कर दिया। अब ध्यान से सुनो प्लीज प्लीज प्लीज, फोकस, लिखने मत लग जाओ। पीएनएल बना रहे हो, ये सारी इनकम आपको रिसीव हुई तो आपने क्रेडिट दिखा रखा होगा, क्रेडिट साइड आपने पीएनएल में शो कर रखी होगी, हाँ या ना, उसने आपके नेट प्रॉफिट को इंक्रीज कर रखा होगा, हाँ या ना। अब ये तीनों इनकम को असेस करते हैं। पहली इनकम है मेरी इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट मुझे कब रिसीव होता है, जब मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो वो कौन सी एक्टिविटी होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ऑपरेशन से मुझे हटाना पड़ेगा। सेकंड, मेरे को डिविडेंड कब रिसीव होता है, जब मैंने फिर से इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, यानी किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करके होंगे, तो फिर से कौन सी एक्टिविटी हो गई, वो फाइनेंसिंग, पैसा लेना होता है, इन्वेस्ट करना नहीं होता, ठीक है, हाँ जी। डिविडेंड फिर कौन सी एक्टिविटी होगी, इन्वेस्टिंग। थर्ड, रेंटल इनकम। रेंट मुझे कब आता है, जब मैंने कोई बिल्डिंग, कुछ एसेट ऐसा परचेज कर रखा हो जिससे मुझे रेंट मिल रहा हो, तो फिर से मैंने क्या कर रखा होगा, फिर से मैंने इन्वेस्ट कर रखा होगा। तो ये कौन सी होगी तीनों मेरी, ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसलिए मैंने इसको वापस से लेस कर दिया। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो क्या ये इन्वेस्टिंग में जाएगी, हाँ जाएगी। देखो इन्वेस्टिंग में IDR पूरा का पूरा लिखा हुआ है। अगर आप इसमें इन्वेस्टिंग के इनफ्लोस को चेक करोगे, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और रेंटल इनकम आ रही है वहां पे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, पहले 3 इनकम होगी। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने बोला यार लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मैंने ऐड किया है तो गेन का क्या करूंगा, लेस क्यों करूंगा, कॉज अब गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है तो मैंने पीएनएल में दिखा रखा होगा, कहां पे, क्रेडिट साइड, प्रॉफिट को इन्फ्लेट कर रखा होगा, और गेन हुआ है, मैंने किसी एसेट को बेचा है, तो क्या वो मेरे ऑपरेशन का पार्ट बनेगा, नहीं बनेगा, कहां जाएगा, वापस कहीं और जाएगा, पर क्या ऑपरेटिंग में आएगा, नहीं आएगा, तो मुझे उसको लेस करना पड़ेगा। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यहां तक कोई प्रॉब्लम। चलो अब बात करते हैं लास्ट आइटम की। एक बात बताओ, मैंने बोला यार इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मैंने डेबिट किया था, प्रोविजन इंक्रीज करी थी, तो मैंने प्रॉफिट को डिक्रीज किया था। अब अगर मेरी प्रोविजन मैंने डिक्रीज कर दी, यानी प्रोविजन को मैंने कम कर दिया, मुझे लगता है मेरे डेटर मुझे पैसे दे देंगे, ज्यादा दे देंगे एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, तो मेरी डिक्रीज होगी प्रोविजन, उससे क्या इंपैक्ट आएगा, नेट प्रॉफिट इंक्रीज किया होगा मैंने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पे, तो मेरा लास्ट आइटम हो गया सबट्रैक्शन में, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। याद करने के लिए हो गया IDR की FD तो सब जानते हैं, IDR की इनकम से बनाई हमने FD क्या होती है, F से फिक्स्ड एसेट, D से डाउटफुल डेट, फिर से डिक्रीज इन। सो मेरे 5 आइटम्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिडक्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर IDR की FD, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एंड लास्ट वन द डिक्रीज इन provision for doubtful debt. So we do have 11 items which we need to adjust as non-cash, and non-operating items are 6 to be added. First, depreciation and amortization. Second, every type of interest, long-term, short-term, OD, CC, whatever. Third, loss on sale of fixed asset. Fourth, increase in
provision for doubtful debt. Next, share issue expense, preliminary expense, pre-incorporation expense, discount on issue of debenture, and last one is underwriting commission. The 5 items which we need to be deducted, which IDR की FD, interest income, dividend income, rental income, gain on sale of fixed assets and बताओ कोई प्रॉब्लम? अर्नव जी क्या बात है, शांत बैठे हो यार, यहां तो कोई प्रॉब्लम? सो आपने सारी एडजस्टमेंट करी, तो ये पॉइंट को याद रखना, जब आपने सारी एडजस्टमेंट की तो आपको मिलता है क्या? इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी जो आया आपके पास ये वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, बट इसमें भी वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट नहीं हुई। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है जरा बताना प्लीज। वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते थे? रेशियोज में पढ़ा आपने, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी वर्किंग कैपिटल के लिए वी नीड 2 आइटम्स, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो 4 इंपैक्ट हो सकते हैं, ध्यान से समझना। या तो करंट एसेट इंक्रीज हो सकता है, या करंट एसेट डिक्रीज हो सकता है, या करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, या करंट, एग्जांपल ले लें, ध्यान से सुनना। ये है मेरा करंट एसेट, ये है मेरी करंट लायबिलिटी। हाँ या ना, एक एक एग्जांपल ले लेता हूं इसमें से। ये मेरे डेटर्स हैं, यहां पे मेरे पास क्रेडिटर्स हैं। मैं बोल रहा हूं डेटर्स इंक्रीज हुए, डेटर इंक्रीज हुए, क्या मतलब है इसका बताओ? डेटर का इंक्रीज होना मतलब, डेटर इंक्रीज होने से मेरे पास पैसे आएंगे, अभी तो दिए नहीं ना। डेटर इंक्रीज हुए, डेटर डिक्रीज होंगे तो पैसे आएंगे ना मेरे पास। एक्चुअली में उन्होंने पैसे तुझे दे दिए होंगे। ये हो गए इंक्रीज इन डेटर्स, ये हो गया डिक्रीज इन डेटर्स। अगर डिक्रीज इन डेटर है तो तेरे पास कैश फ्लो आया, कैश फ्लो आया तो ऑपरेटिंग का आया, ऑपरेटिंग आया तो कैश में, इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करेगी या लेस करेगी? ऐड। इंक्रीज इन करंट एसेट क्या हो जाएंगे मेरे? ऐड। पॉइंट समझ आ रहा है? तो इंक्रीज इन डेटर्स यानी इंक्रीज इन करंट एसेट क्या हो जाएंगे मेरे? सब्ट्रैक्ट। समझ आई पॉइंट? पॉइंट समझ आ रहा है? हम क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। एग्जांपल लिया करंट एसेट में डेटर का, डेटर डिक्रीज हुए, कैश आया होगा, आया होगा तो मुझे क्या करना है? आइटम ये दोनों ऑपरेशन की हैं, इसलिए मुझे इसकी एडजस्टमेंट्स को दिखाना पड़ेगा। तो इंक्रीज इन डेटर्स मतलब इंक्रीज इन करंट एसेट, उसकी वजह से मेरा कैश स्टक हुआ होगा। ठीक है, कैसे हुआ होगा? मेरे पास इन्वेंट्री में मैंने इन्वेस्ट किया होगा, पैसा गया होगा, पर मुझे इन रिटर्न पैसा नहीं मिला, क्योंकि अभी मेरे डेटर्स में कन्वर्ट हो गया। और डेटर्स में कन्वर्ट होने का मतलब है कोई इनफ्लो नहीं आया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। हाँ या ना? एग्जांपल, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए, क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए, तो बताओ, चलो दोनों साथ साथ ही लेते हैं, और डिक्रीज हुए। देखो, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स ऐड होगा या लेस? ये बताओ। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स ऐड होगा या लेस? रीजन बताएगा अरुण। और ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब मैंने क्रेडिट में परचेस किया है, मेरी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, जो सेलेबल हो गई, तो मेरा इंक्रीज क्या हो गया? प्लस। तो डिक्रीज क्या हो जाएगा? माइनस। अब मेरे क्रेडिटर्स को पे कर दिया, डिक्रीज हो गए, डिक्रीज हो गए तो मेरा आउटफ्लो हो गया, आउटफ्लो हो गया तो माइनस करना पड़ेगा। यस और नो? सिंपल सा लॉजिक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? पक्का? तो ये हो गए मेरे वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 2 आइटम ऐड, 2 आइटम लेस। आपने बताया, मैंने नहीं बताया, और आपने सही बताया। तो क्या क्या है मेरे ऐड के आइटम्स? डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो जाएगी मेरी ऐड। और 2 आइटम मेरे लेस। कौन कौन से? इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। यहां तो कोई प्रॉब्लम? तो ये जो आया मेरा, इसे बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, जनरली यही बन जाता है मेरा एक्चुअल कैश जो ऑपरेशन से मुझे आ रहा है। इसमें मैं लेस करता हूं, इसी पे देता हूं मैं अपना इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पेड। जनरली किसी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स नहीं होते, तो यही बन जाता है मेरा नेट कैश फ्लो। अगर पॉजिटिव आया तो इसको रब कर दूं। अगर मेरा ये आइटम नेट अमाउंट पॉजिटिव आ रहा है तो कैश फ्लो बोलते हैं, अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसे बोलते हैं यूज्ड। ठीक है, यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये पूरा मेरा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आओ एक बार याद कर लेते हैं, पूरा करें याद? नोट कर लिया? नोट कर लो पहले, या तो फिर इसको आज बस इसको आपको मुझे याद करा के भेजना है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना।